हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब बढ़िया है। तो चलिए आज से हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रखे हैं जीके की जी। ठीक है जी। इस सीरीज़ में हम लोग एसएससी सीजीएल में जो हमारे एग्ज़ाम्स में जो जीके क्वेश्चंस आए हैं उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए जीके क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि कम टाइम में आप ज़्यादा कुछ हासिल कर पाओ जी। ठीक है, उनके ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे और जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में उनमें ये डिस्कशंस हमारी बहुत हेल्प करेंगे जी। ठीक है, आप 2x की स्पीड पे लगा के सुनोगे तो सुनने से ही बहुत कुछ याद हो जाता है जी। मैंने जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने जीके को देखा डियर, जीके में आप जितना रिपीटिशन करोगे अपने फैक्ट्स को, जितना सुनोगे पढ़ोगे देखोगे उतना ही आपको याद होगा डी। ठीक है जी। और एसएससी जनरली क्वेश्चंस ऐसे तरीके से बनाता है कि ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनाने लग गया है आजकल। ठीक है जी। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ डियर। ठीक है, नाम नवीन कुमार है। एग्ज़ाम मैंने डियर सीपीओ सीएचएसएल सीजीएल तीनों क्लियर किए हैं। सीपीओ सब इंस्पेक्टर की जॉब मेरी लगी थी, मैंने छोड़ दी क्योंकि मेरे को सीजीएल में जॉब मिल गई थी डियर। ठीक है, सीएचएसएल भी मेरा क्लियर है, मैंने जॉब ज्वाइन नहीं की। सीजीएल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अभी कार्यरत हूँ। ठीक है जी। तो चलिए आज के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। यस, थोड़ा जूम कर लेते हैं। बाकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारे पास ये मिलेगा डियर। ठीक है, क्वेश्चन है हमें हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, मतलब भारतीय लेखा और लेखा विभाग के प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं जी। ठीक है, अगर आपको पता है तो जो एसएससी सीजीएल की डियर एक पोस्ट होती है AAO की पोस्ट। ठीक है, उसके अंदर AAO पोस्ट इसी डिपार्टमेंट में लगता है जी। मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का मतलब जो लेखा जोखा जिसको सभी ऑफिसर रिपोर्ट करेंगे वो बंदा कौन होता है जी। वो बंदा होता है हमारा कैग जी। कैग डिपार्टमेंट भी होता है डी, और कैग एक पोस्ट भी होती है जो कोई बंदा होल्ड करता है जी। ठीक है जी। तो आंसर आएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हमारे पास ऑप्शन है अकाउंटेंट जनरल, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल, डायरेक्टर जनरल। ये होते क्या सर, ये भी समझ में आना चाहिए हम लोगों को। अकाउंटेंट जनरल जो होता है डियर, वो होता है जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, फाइनेंशियल जो ऑफिसर होते हैं जो रिपोर्ट्स इकट्ठा करते हैं, उनका जो चीफ होता है उसको बोलते हैं हम लोग अकाउंटेंट जनरल। ये चीफ होता है ऑफिसर का जी। ठीक है, फिर का प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल। ये जितने भी अकाउंटेंट जनरल होते हैं उनका जो चीफ होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल जी। सिंपल, दोनों समझ में आ गई हमारी। और इनका प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल, इनका सबका हेड कौन होता है डियर, वो होता है कैग। तो ये हम लोगों ने एक टीयर से समझ लिया कि पहले वो कौन एग्री करेगा तो उसके बाद कौन, और सबसे लास्ट में कौन होता है जी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है डायरेक्टर जनरल, इसको डीजी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, डीजी जनरली जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हमारे पूछे जाते हैं आईटीबीपी, बीएसएफ, ठीक है, सीआरपीएफ, सीएसएफ, इनके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार ये भी याद कर लेते हैं हम लोग। जो भी फिलहाल में बीएसएफ के डीजी हैं वो हैं नितिन अग्रवाल जी। ठीक है, ये सभी ना आपको लिखना है एक बार। जो अभी आईटीबीपी है, अभी रिसेंट के एग्ज़ाम में आईटीबीपी के डीजी का नाम पूछा था डियर, उसका नाम है अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह। ठीक है जी। सीआरपीएफ यहाँ लिख लेते हैं। सीआरपीएफ के भी हैं जो आईटीबीपी के डीजी। एक्चुअली में जो डीजी है ना इनके पैरामिलिट्री फोर्सेस के, वो जनरली चेंज होते रहते हैं। इसलिए जो आईटीबीपी का 3 महीने पहले डीजी था वो सीआरपीएफ का डीजी है, इसका नाम है सुजॉय लाल थर्से। सुजॉय लाल थाउसे। ठीक है जी, वो सीआरपीएफ का डीजी है जी। फिर हमारे पास बच गई सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का लिख लेते हैं। सीआईएसएफ के हैं डियर सील वर्धन सिंह। सील वर्धन। ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप लोग। तो चारों के चारों डीजी हम लोग को याद है। बीएसएफ के नितिन अग्रवाल हैं, आईटीबीपी के अनीश दयाल सिंह है, सीआरपीएफ के सुजोयलाल थाउसेन और सीआईएसएफ के सील वर्धन सिंह है। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में जितना हम लोग सीख सकते थे इतना ही सीख सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट वाला। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम टू स्ट्रेंथन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री विद फोकस ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सर्विस। मतलब स्कीम का नाम बताना है जिसने हेल्थ केयर सेक्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को अलग ही तरीके के लेवल पे पहुंच गया जी। अलग ही लेवल का उन्होंने फोकस दिया इसको। ऐसी कौन सी स्कीम थी जी। ठीक है,
पहली लक्ष्य है, दूसरी AB PMJY है, PM अभीम है और PMI है जी। ठीक है, पहले छोटी सी जाननी ज़रूरी यहाँ पे है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। यस, यस, इनमें जो AB होता है डियर, पहले इसके बारे में जानना है। AB का मतलब होता है आयुष्मान भारत। क्या होता है जी? आयुष्मान भारत। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखोगे। और जो PM होता है इसका होता है प्रधानमंत्री जी। ठीक है, ये जहाँ पर भी AB और PM आएंगे इसका मतलब समझ लेना वहाँ पे किसकी बात की गई डियर, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री की जी। ठीक है जी, अब हमारे पास इस स्कीम का नाम बताना है जिसने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सर्विस पे ऊपर फोकस किया है जी। उसका स्कीम का नाम है लक्ष्य प्रोग्राम जी। क्या डियर? लक्ष्य। इन्होंने लक्ष्य रखा था डियर कि जो हमारे तबका जो निचला वर्ग है उसको जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो अच्छे तरीके से नहीं मिलती। इन्होंने एक स्कीम चलाई, एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है लक्ष्य प्रोग्राम जी। ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सर्विस को देने का फोकस, उसके ऊपर फोकस किया जी। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए पूरे इंडिया में एक स्कीम चलाई जी, लक्ष्य। ठीक है, तो आंसर आएगा लक्ष्य जी। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है AB PMJY, PM अभीम और PMMI। तो इसमें PMMI है डियर, इसका मतलब PM प्रधानमंत्री, MI का मतलब मित्र जी। क्या जी? हमारा प्रधानमंत्री मित्र जी। ठीक है, ये एक्चुअली में इंटीग्रेशन टेक्सटाइल के लिए इन्होंने स्कीम चलाई थी डियर। जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक इकट्ठे लेवल पे आके एक इनोवेट करे कुछ नया, उसके लिए स्कीम चलाई थी डियर। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, मित्र स्कीम का मतलब हो गया अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के बड़े बड़े लोग एक जगह आकर अपनी नई इनोवेशन को बताएंगे जी। ठीक है जी, PM अभीम का मतलब हो गया डियर। ठीक है, PM का मतलब प्रधानमंत्री, अभीम का आयुष्मान भारत, HIM का मतलब होगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जी। ठीक है जी, लिख भी देते हैं एक बार, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो ध्यान रखोगे इसका भी। ठीक है जी, इसका मतलब पता लग गया, ये स्कीम सिर्फ हेल्थ के सेक्टर को ग्रो कराने के लिए थी, लेकिन ये वाली स्कीम स्पेसिफिक है जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर के ऊपर फोकस करेगी जी। फिर नेक्स्ट हमारी AB PMJY। इसमें अगर आपको JAY का अगर फुल फॉर्म पता लग गया ना तो स्कीम का मीनिंग आपको पता लग जाएगा डियर वहाँ पे जी। ठीक है, JAY का मतलब जन आरोग्य योजना जी। ठीक है, क्या है? जन आरोग्य योजना। ये भी हेल्थ कवर प्रोवाइड करेगी लोगों को जी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जी। ठीक है, ये क्या करेगी? हेल्थ कवर प्रोवाइड करेगी जी, मतलब लोगों के बीमे करेगी जी। कहने का मतलब 5 लाख तक के आपको एक छोटी सी किस्त भरनी पड़ेगी तो 5 लाख तक का आप बेनिफिट हेल्थ कवर ले पाओगे जी, वो ये स्कीम है जी। ठीक है जी, तो 4 ऑप्शन हो गया। लक्ष्य हमारा राइट आंसर था फ्रेंड्स। यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पे जी। ठीक है, आगे देखते हैं। वैदिक आयरन्स लिव्ड इन द एरिया कॉल्ड सप्त सिंधु। मतलब ये वो क्वेश्चन है डियर जो हमारे एग्जाम्स में आए हैं और ये आते हैं जी। ठीक है, एक बार आप इनको जब करना स्टार्ट करोगे ना, एक बार वीडियो देखना स्टार्ट करोगे, 4-5 वीडियो देख लोगे आप लोग, आपको पता लगने लगे कि हाँ क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हो और इस तरीके से हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना है जी। ठीक है, वैदिक आर्यन लिव्ड इन द एरिया कॉल्ड सप्त सिंधु। सप्त का मतलब 7 सिंधु, तो आर्यन 7 सिंधु वाले देश में रहते थे। विच मीन्स एरिया ड्रेनेज बाई 7 रिवर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि एरिया को 7 रिवर से ड्रेनेज किया जाता था, पानी दिया जाता था। वन ऑफ द रिवर्स अमॉन्ग 7 इज झेलम। 7 रिवर्स में से एक का नाम झेलम था। वट वाज इट्स एंशिएंट नेम, मतलब इसका पुराना नाम, और नाम क्या था जी जब एंशिएंट इंडिया हमारा था उस टाइम पे, इसका नाम क्या था जी वो हमें बताना है डियर यहाँ पे जी। ठीक है जी, इसमें है अस्किनी, पुरुषनी, विपास और विदिस्ता जी। ठीक है, हमें बताना है झेलम का जी। किसका जी? झेलम का। तो छोटी मोटी ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को डियर में यहाँ पे। ठीक है, वो याद रखनी है। एक सेकेंड, यस, इसका हमें बताना है झेलम का जी। आप झेलम को याद रख सकते हो झोला, झेलम को किस तरह रख सकते हो? झोला। और झोला का हम बोलते थे हमारी देसी भाषा में बस्ता, झोला बस्ता होता है जी। ठीक है, इसका मतलब होगा झोला मतलब झेलम और बस्ता मतलब विदिस्ता जी। ठीक है जी, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा डियर यहाँ पे? विदिस्ता।
आप ऐसे रख दो झोला बस्ता जी, बस्ता मतलब बिदिस्ता जी, ठीक है जी। इसमें हमारे पास एक क्या है विपस, विपस को बोलते हैं ब्यास, क्या बोलते हैं, ब्यास नदी का पुराना नाम क्या था, विपस जी, ठीक है। पुरुषनी, पुरुषनी तो आपको याद रखना रवि, क्या है रावी, आपको याद रखना रवि पुरुष है जी, इसमें रवि पुरुष है। व्यास की प्यास है जी, ठीक है, व्यास की प्यास है, झोला बसता है जी। और अस्किनी, अस्किनी को आप याद रखना आशा से जी, ठीक है, अस्किनी को आशा से। और ये चेनाब का एंशिएंट नेम है जी, किसका नेम है डियर, ये चेनाब का जी। चेनाब को चुनाव रख लो डियर याद, ठीक है। अस्किनी को आशा याद रख लो आप लोग डियर, आशा जी, ठीक है। चुनाव की आशा है, ठीक है। झोला का बस्ता है डियर, व्यास की प्यास है डियर, और रवि पुरुष है जी, ठीक है। तो चारों को चारों लगभग याद हो गए होंगे आप लोगों को, तो ये चारों याद रखने आप, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही सीख पाएंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज डैश, मतलब फिक्स्ड कैपिटल के कंजम्पशन क्या बोलेंगे, अचल पूंजी के उपभोग को डैश के रूप में भी जाना जाता है जी, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है, जो हमारे पास कैपिटल है जो चलेगी, जैसे हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा घर है, वो है फिक्स कैपिटल जी, ठीक है। उसके कंजम्पशन को क्या बोलेंगे जी हम लोग, कंजम्पशन का मतलब होगा उसको हम लोगों ने यूज़ कर लिया, उसको क्या बोलेंगे डियर, हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रीसिएशन जी, क्या बोलेंगे, डेप्रीसिएशन। क्यों बोलेंगे ऐसा, जब हमारे पास ऑप्शन 4 हैं डियर यहाँ पे, डेप्रीसिएशन का मतलब कम होना, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट अलग ही चीज़ है, ठीक है। और नेट आने का मतलब हो गया ग्रोस में से एक्सपेंडिचर खत्म हो जाना चाहिए, ग्रोस में से जब एक्सपेंडिचर निकल जाता है तो नेट इनकम आती है, तो यहाँ पे ग्रोस और एक्सपेंडिचर का तो बात ही नहीं कर रही डियर, इट में ये ऑप्शन नहीं आएगा। एप्रीसिएशन का मतलब होता है बढ़ना, जब हम लोग कोई और लैंड ले लें, और हम कोई घर ले लें, और हम लोग कोई ज़मीन जायदाद ले लें, तो वो एप्रीसिएशन हो जाएगा जी। इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन वैसे गलत हो जाएगा जी, ठीक है। तो एप्रीसिएशन और डेप्रीसिएशन में थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या है। एप्रीसिएशन का मतलब बढ़ना, जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो बंदा सातवें आसमान में पहुंच जाता है जी, ठीक है जी। इसी आंसर क्या आएगा इसका, डेप्रीसिएशन आएगा जी। सो सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था डियर ये, ठीक है। अगले वाला देखते हैं। नेक्स्ट है इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन डैश वॉज असेंबली इन द विलेज विच वर इनहेबिटेड प्रीडोमिनेंटली बाई ब्रह्माज, मतलब चोला प्रशासन में डैश गांव में सदन होती है, मतलब गांव में कोई डैश सदन होती है जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बनाई जाएगी, मतलब ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई सदन को क्या बोलते थे जी, वो हमें बताना डियर यहाँ पे, ठीक है। उसको बोलते थे हम लोग यूआर, यूआर ये जनरल वाला यूआर नहीं है, अर्बन कैटेगरी नहीं डियर, ठीक है। खिलिया, नागाराम और सभा। एक्चुअली में चोला जो एडमिनिस्ट्रेशन है डियर, पहले तो समझ लो कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन थी कहाँ पे, ये चोला एडमिनिस्ट्रेशन थी हमारी साउथ इंडिया में जी, कहाँ थी डियर, ये साउथ इंडिया में ग्रो किया था इसने, ठीक है। तो वहीं पे ये पनपी थी डियर, यस। साउथ इंडिया में 16 जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो पनपी थी, और इसमें बताना ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई सदन को क्या बोलते थे, यूआर। यूआर तो एक सिटी का नाम था डियर, जो उस टाइम पे जैसे हमारे यहाँ पे हिसार है, जींद है, फतेहाबाद है, ठीक है, हरियाणा में ये सिटीज़ के नेम, वहाँ पे उस टाइम पे साउथ इंडिया में यूआर एक सिटी का नाम था डियर, सिंपल याद रखना आप लोगों को, ठीक है जी। खिलिया जो डियर ये जैसे हमारे यहाँ पे दुर्गा को मानते हैं, ठीक है, शेरावली को मानते हैं, उस टाइम पे ये गोडेस थी जो, ठीक है, गोडेस नेम लक्ष्मी का नाम है डियर, ये याद रखना आप लोग, खिलिया जी, ठीक है। नागाराम जो होता है ये जैसे हमारे यहाँ पे व्यापारी आते थे जी, ठीक है, सामान बेच के कुछ सामान ले जाते, कुछ सामान अपना दे जाते थे जी, तो व्यापारियों को रेफ़र करने के लिए नागाराम वर्ड यूज किया होना चाहिए, ठीक है, मर्चेंट्स को रेफ़र करने के लिए जी। और जो सभा थी ये ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई सभा थी जी, ठीक है जी। इसी को हमारा आंसर मानना पड़ेगा, ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई सभा को क्या बोलेंगे हम लोग जी, सदनों क्या बोलेंगे, सभा बोलेंगे जी, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन था, बस आपको ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए कौन से ऑप्शन है। इन वीडियो से आप लोग ऑप्शन से खेलना स्टार्ट कर दोगे डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ तापी बेसिन। तापी जो रिवर है डियर, उसका कौन सा पार्ट यहाँ पे इन राज्यों में से नहीं है, वो हमें बताना है डियर। ठीक है, हिंदी की जरूरत नहीं बताने की इसमें, आपको पता मान लो जैसे ये हमारा इंडिया होगा डियर, थोड़ा ऐसे ही बनेगा डियर, समझ लेना। ठीक है, ये मान लो इंडिया होगा हमारा। ठीक है, ड्राइंग ऐसी ही है। अब जो हमारी सबसे पहले रिवर जो बनती ईस्ट टू वेस्ट, 4 ही रिवर होती है हमारी, नर्मदा, ठीक है, ताप्ती, ठीक है, साबरमती और माही। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही, ये 4 रिवर हैं जो ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं जी। ठीक है, कई बार एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है कौन सी इनमें से ईस्ट टू वेस्ट बहने वाली रिवर है जी। ठीक है, अब जो ईस्ट टू वेस्ट बहती है तो पहले आती है नर्मदा जी। कौन सी आती है, नर्मदा। उसके बाद आती है तापी जी। ठीक है, फिर राजस्थान में यहाँ पे माही और साबरमती, गुजरात में हो जाती है डियर यहाँ पे। ठीक है, अब समझना यहाँ पे ये है कि जो तापी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलती है जी। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलती है, हमारे पास गुजरात भी डियर उसके अंदर। ठीक है, मध्य प्रदेश भी आएगा क्योंकि इस साइड आई डियर, और महाराष्ट्र भी आएगा। कौन सा पार्ट नहीं है, उसका पार्ट कौन सा नहीं है डियर, राजस्थान नहीं है। नर्मदा तो राजस्थान से होकर निकलती है डियर, टच करती है डियर उससे। ठीक है, लेकिन तापी रिवर नहीं उससे टच करती। बेसिन का मतलब यही है डियर कि वो पूछना चाह रहा है कि ताप्ती नदी कहाँ कहाँ से निकलती है डियर। ठीक है, यहाँ से एक छोटा सा फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जो ये नर्मदा रिवर है और जो तापी रिवर है, इसके ऊपर एक श्रृंखला होती है, इसको बोलते हैं विंध्याचल की श्रृंखला, विंध्या की पहाड़ियाँ जी। ठीक है, और जो ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच में जो होती है वो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ होती है। तो ये भी आ लेते कई बार एग्जाम में आया हो कि विंध्याचल की पहाड़ियों के पास से गुजरने वाली नदी का नाम बताइए, कौन सा, नर्मदा नदी है जी। ठीक है, सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों की रेंज में बीच में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है जी। तो यहाँ पे विंध्याचल रेंज है, यहाँ पे सतपुड़ा रेंज है। और तापी के नीचे होती है अजंता की पहाड़ियाँ जी। किसकी, अजंता की पहाड़ियाँ। तो ये ध्यान रखना, अजंता की पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं, यहाँ पे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और यहाँ पे किसकी, विंध्याचल की पहाड़ियाँ जी। ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है जी, इसलिए सर हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, महाराष्ट्र जी, सॉरी राजस्थान जी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कूलिंग मीडियम फॉर द लार्जेस्ट हाइड्रोन कोलाइडर LHC एंड सुपर कंडक्टिव मैग्नेट इन MRI स्कैनर एंड NMR स्पेक्ट्रोमीटर। मतलब ये हो गया केमिस्ट्री का क्वेश्चन जी हमारा। कहाँ से क्वेश्चन होगा डियर, हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन होगा डियर। ठीक है, इसका समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। कूलिंग मीडियम, पहली बात तो जो कूलिंग के लिए यूज की जाने वाली गैस है, हमें उसका नाम बताना पड़ेगा यहाँ पे। एक सेकेंड, यस, यूज एज कूलिंग मीडियम, मेन बात है ये कूलिंग के लिए जी। ठीक है, नियोन, क्लोरीन, आर्गन और हीलियम जो हमारे LHC सुपर कंडक्टिव मैग्नेट MRI में यूज़ करते हैं, और जो NMR स्पेक्ट्रोमीटर्स में यूज होती है, वो कूलिंग गैस है कौन सी जी। ठीक है, उसका नाम है हीलियम जी। क्या नाम डियर उसका, हीलियम। ठीक है, अब हीलियम हमारी होगी कूलिंग। बस ये ध्यान रखना कि हीलियम को कूलिंग एजेंट के तरीके से यूज किया जाता है जी, बस ये ध्यान रखना जी आप लोग। ठीक है, याद रहोगे इससे। फिर नियोन है, मैं कुछ बोलूँगा इसके बारे में, आपको लिखना चाहिए। ठीक है, तो नियोन गैस डियर, एक तो पहली बात तो वो हाई वोल्टेज इंडिकेटर होती है जी। कौन सी, हाई वोल्टेज इंडिकेटर होती है जी। ठीक है, और नियन का दूसरा इससे क्या बनेगा डियर, टीवी की जो ट्यूब्स होती है उनके अंदर कौन सा गैस भरी जाती है जी, नियोन गैस भरी जाती है जी। नियोन के लैंप होते हैं जी। ठीक है, सोडियम वेपर के लैंप होते हैं, सोडियम लैंप होते हैं, इन सब में कौन सी गैस यूज होती है जी, नियोन यूज होती है जी। ठीक है जी, सेकंड ऑप्शन है क्लोरीन। क्लोरीन किसके लिए यूज़ करते हैं जी, पहले बताओ डिसइंफेक्टेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, जो हमारे हैंड वॉशनर यूज़ करते हैं जी, हैंड वॉश यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी जनरली क्लोरीन के कुछ पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। डिसइंफेक्टेंट होता है डियर हमारा जी। ठीक है, बैक्टीरिया को किल करता है जी। ठीक है, जो वाटर वगैरह अगर कहीं पे किसी ने नीचे वो बना रखा जी, ठीक है, नीचे स्विमिंग पूल टाइप का बना रखा, उसमें क्लोरीन जनरली ये मटेरियल मिलाया जाता है ताकि वो डिसइंफेक्टेड कर दे और वहाँ के बैक्टीरिया को मार दे जी। ठीक है, स्विमिंग पूल क्लीन करने के लिए होगा जी। ठीक है, पानी के बैक्टीरिया को मारने के लिए जो हो गया, और डिसइंफेक्टेंट होगा जी। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट
ठीक है, बैक्टीरिया को मारने के लिए और क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं जिसको, ठीक है। आर्गन आ गया, आर्गन को दो इसको यूज़ करते हैं फिलामेंट लैंप्स में जी, ठीक है, फिलामेंट लैंप्स में यूज़ करते हैं जी। तो आपको हर एक मटेरियल का, हर एक गैस का आपको यूज़ पता होना चाहिए, तभी आप लोग एलिमिनेट कर पाओगे फ्रेंड्स यहाँ पे जी, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग द फाउंडर ऑफ द टाइगर लीजन एंड और फ्री इंडिया लीजन जी, ठीक है। पहले तो आप लोगों को ये मतलब पता होना लीजन का मतलब क्या होता है जी, ठीक है। लीजन का मतलब होता है सदन, लीजन का मतलब होता है सेना, ठीक है जी, ग्रुप, उसको रेफर करने के लिए लीजन यूज करते हैं जी, ठीक है। कौन सा बंदा है जिसने टाइगर सेना या फ्री इंडिया सेना या फ्री इंडिया आर्मी को क्या दिया, फाउंड किया, उसको बनाया जी, ठीक है। उसका नाम हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे। हमारे पास बंदों के नाम है विनायक दामोदर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सोहन सिंह बखना, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल बहुत बार रिपीट हो चुका फ्रेंड्स। लाला हरदयाल ने कौन सी पार्टी बनाई थी, गदर पार्टी बनाई थी जी। कौन सी पार्टी, गदर पार्टी, ठीक है। और ये जो गदर पार्टी बनाई थी, इसने बनाई थी 1884 में जी, ठीक है। ये होगा हमारा गदर पार्टी के लिए लाला हरदयाल जी, ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। फिर सोहन सिंह बखाना जो था हमारा, एक्चुअली में जो गदर पार्टी बनाई थी उसका जो प्रेसिडेंट इसने नियुक्त किया था, वो किसको नियुक्त किया था डियर, सोहन सिंह बखाना को बना था जी। ये था प्रेसिडेंट ऑफ गदर पार्टी जी, ठीक है जी। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी बनाई 1884 में, इसका प्रेसिडेंट किसको बनाया, सोहन सिंह बखाना को जी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने ये टाइगर आर्मी बनाई थी, ठीक है, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। फिर आएगा विनायक दामोदर सावरकर, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया डियर, ठीक है। इसने एक तो पहली बात तो एक सोसाइटी बनाई थी, इसका नाम था अभिनव भारत। क्या था नाम उसका, अभिनव भारत। एक सोसाइटी बनाई थी इसने विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक है। इसने एक बायोग्राफी भी लिखी है, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि विनायक दामोदर वीडी सावरकर ने कौन सी बायोग्राफी लिखी, उसका नाम था मजीनी। क्या था जी, मजीनी नाम था डियर उसका जी, ठीक है। और एक बार इसको वीडी सावरकर को पकड़कर दूसरी जगह ले जाया जा रहा था समुद्री के रास्ते, तो चलती हुई शिप में से जंप कर दिया डियर इसने जी, बचने के लिए जी, ठीक है। तो ये भी इसके लिए आता कि किसने चलते हुए जहाज से छलांग लगाई थी, वो था वीडी सावरकर जी, ठीक है। एक इसने बुक भी लिखी थी डियर, वो भी ध्यान रखना आप लोगों को, कौन सी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है जी। तो इन बातें ध्यान रखनी, वीडी सावरकर के। आंसर आएगा हमारा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, whom the following musician is popular for in mastery over musical instrument, सितार। सितार के ऊपर जो मास्टरी हासिल कर रखी है वो किस बंदे ने कर रखी है, उसका बंदे का नाम हमें बताना डियर, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। अली अकबर खान, विलायत खान, बहादुर खान और अमजद अली खान, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में निपटाएंगे डियर इसको, ठीक है। आंसर तो डियर हमारा बनेगा विलायत खान। क्या बनेगा डियर, विलायत खान जी, ठीक है। ये जो सितार वादक है सबसे फेमस कौन सा हमारा, विलायत खान। एक तो और है डियर, ठीक है, एक तो रविशंकर है, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक अनुष्का शंकर है, रविशंकर और अनुष्का शंकर, ये ध्यान में दोनों नाम याद रखना चाहिए, ठीक है। शंकर वर्ड का मतलब ही है डियर सितार से, एस का मतलब शंकर और एस का मतलब सितार। तो शंकर वाले जितने बंदे जनरली है वो क्या सितार बजाने वाले हैं, ठीक है जी, ध्यान रखोगे आप लोग। फिर एक अली अकबर, बहादुर खान और अमजद खान, ये तीनों के तीनों क्या बजाने वाले डियर, सरोद बजाने वाले डियर। क्या बजाने वाले, सरोद। एक बार नाम ज़रूर बोलना आप लोग भी, अली अकबर खान, बहादुर खान और अमजद अली खान, ठीक है जी। इसमें जो एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था CHSL वाले में कि अली अकबर खान जो सरोद वादक है उसका घराना क्या है, घराने के बेस पे कई बार क्वेश्चन आया डियर, तो घराना इसका मेहर घराना है, ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है। क्या घराना इसका, मेहर घराना है जी, ठीक है जी। तो आंसर आएगा विलायत खान जी। आगे बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन है नेम अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी इन विच पैरासाइट टेक एडवांटेज ऑफ
ऑफ द केयर ऑफ अदर इंडिविजुअल इन द सेम स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज टू रेज देयर यंग। कहने का मतलब है जो अपने छोटे बच्चों, अपने जवान बच्चों को पालने के लिए दूसरे पर निर्भर रहने वाला पैरासाइट कौन सा है जी? ठीक है, अपने रेज देयर यंग वंस, अपने यंग मतलब छोटे बच्चों को पालने के लिए दूसरे के ऊपर आश्रित रहने वाला पैरासाइट कौन है जी? इसका नाम है बताना। ऑप्शन है ब्रूड, सेक्सुअल, क्लेप्टो और कम्पिटिटिव पैराटिज्म जी। ठीक है, एक्चुअली में ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में कई बार आए जी, ये वाले जी। ठीक है, इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। ठीक है, चारों आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ब्रूड, सेक्सुअल, क्लेप्टो और कम्पिटिटिव, क्योंकि लास्ट में तो सभी का वर्ड सेम ही है। अगर हमें इनका वर्ड का मीनिंग पता लग जाए तो हमें आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, ब्रूड का मतलब होता है पालना अपने छोटे बच्चों को जी। ठीक है, इसका आंसर यही है डियर। ब्रूड पैरेटिज्म का मतलब होगा डियर जो छोटे बच्चों को दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है जी, बड़ा करने के लिए जी। ठीक है, उस बंदे को उस पैरासाइट को बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक है, सेक्सुअल का मतलब होगा डियर, ठीक है, ऐसा जो सेक्सुअली इंटरकोर्स के दौरान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाने वाले पैरासाइट होते हैं सेक्सुअल पैरासिटिज्म जी। ठीक है, इसमें एक नाम भी होता है पैरासाइट का डियर, होता है प्रोटोजोन पैथोजन जी। प्रोटोजोन पैथोजन जी, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोटोजोन पैथोजन ये सेक्सुअली इंटरकोर्स के दौरान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होने वाला पैरासाइट है। ठीक है, क्लेप्टो का मतलब आपने इंग्लिश में सुना हो, क्लेप्टोमेनिया होता है डियर। ठीक है, जिसको चुराने की आदत होती है। क्लेप्टो का मतलब ही होता है ऐसे पैरासाइट जो दूसरों को खाना चुरा लेते हैं जी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। कम्पिटिटिव पैरासाइटिज्म का मतलब होगा ये जो पैरासाइट होते हैं कंपटीशन लड़ने वाले होते हैं जी, हार नहीं मानेंगे डियर। ठीक, कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा के आएंगे सामने वाले बंदे को, वो होते हैं कम्पिटिटिव पैरासाइटिज्म। ठीक है, इनके वर्ड्स के मीनिंग से इनका क्या है डेफिनेशन क्लियर हो रही है। ठीक है, इसलिए आंसर आएगा ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइंटिस्ट थॉट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ यूनिवर्स। स्टेडी स्टेट ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, इसके लिए एक मतलब याद रखने का तरीका भी जी, स्टेडी स्टेट ऑफ यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स एक जगह स्थिर है। ठीक है, इसलिए तब बंदे का फ्री होके ये बात बंदे ने फ्री होके निकाली थी जी, ये बात बंदे ने फ्री होके इजाद की थी जी। ठीक है, इस बंदे का नाम ही है फ्रेड होले। क्या नाम डियर? फ्री होले जी। आप ऐसे याद रख लोगे जी, फ्रेड होले, जिसने स्टेडी स्टेट ऑफ यूनिवर्स बताई थी जी। ठीक है, इसका आंसर बनेगा फ्रेड होले जी। अब हमारे पास पियर्सन सिम्पसन लैप्सिस, ये वाला बंदा जो है ना कई बार एग्जाम में आया डियर। ठीक है, इस बंदे ने जितनी कंट्रीब्यूशन हमारे साइंस स्ट्रीम में दी है डियर, वो शायद किसी और ने नहीं दी है जी। ठीक है, ये बंदे ने मैथमेटिक्स में, ठीक है, इंजीनियरिंग में जी, ठीक है, फिजिक्स में जी, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में जी, हर फील्ड में इन्होंने अपने अपने रिसर्च के बेस पे बहुत चीज़ें इन सब डिपार्टमेंट्स को दी है जी। एक बार क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिसने लगभग हर स्ट्रीम में अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, उसका आंसर ही था पियर्सन लैप्सिस। क्या थी? पियर्सन लैप्सिस। ठीक है जी, ये आंसर ध्यान रखोगे, यही वो बंदा जिसने लगभग हर स्ट्रीम में, हर डिपार्टमेंट में अपनी कंट्रीब्यूशन दी। एडविन हबल जी, वर्ड क्या है? एडविन हबल। ये बंदा था जो एस्ट्रोनॉमी मतलब एस्ट्रोनॉमर बोल पाएंगे जी। ठीक है, स्टार्स के बारे में जानने वाला बंदा, रिसर्च करने वाले बंदे को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, तो ये एस्ट्रोनॉमर था, ज़्यादा कुछ इसने किया नहीं। हैरोल्ड जेफरी ने इसने दी थी, आप लोग मैथ में पढ़ते हो प्रोबेबिलिटी जी, प्रोबेबिलिटी। तो हैरोल्ड जेफरी ये बंदा जिसने प्रोबेबिलिटी की थ्योरी दी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बंदा है, क्या बारे में ध्यान रखना आप लोग, हैरोल्ड जेफरी। ठीक है, जिसने थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी दी थी। ठीक है जी, आंसर बनेगा हमारा फ्रेड होले जी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतनाट्यम एक्सप्रेस साउथ इंडियन रिलीजियस थीम्स एंड स्पिरिचुअल आइडियाज़। मतलब भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। कहने का मतलब क्वेश्चन पूछना चाह रहा है हम लोगों से, जो हम भरतनाट्यम जो डांस है डियर, वो बेसिकली किस विषयों और किस धर्म के आइडियाज़ को शेयर करता है जी, वो हमें बताना है डियर यहाँ पे। ठीक है, सूफीज़म है, सैविज़म है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। ठीक है, पहली बात तो जो सूफीज़म है वो सूफ़ी संत थे, सूफीज़म
टाइप का कोई डांस होता नहीं डियर, ध्यान रखना। सूफीज़म एक हमारा क्या युग है, जो सूफ़ी संत लोगों को सूफ़ी वर्ड लगाते हैं, सूफीज़म में कोई डांस वगैरह इंक्लूड नहीं किया गया जी, ठीक है। और ना ही जैनिज़्म में जी। ये दोनों हमारे एक्चुअली में अलग ही युग, अलग ही काल के बारे में बताने वाले वर्ड हैं। इनका कोई भी रिलेशन डांस से नहीं है। शैविज़म टोटली रिलेटेड किससे डियर, हमारा भरतनाट्यम से। किससे है, भरतनाट्यम से। तो शैविज़म हमारा आंसर बनेगा। इसके स्पिरिचुअल आइडियाज शैविज़म और रिलीजियस थीम्स बताता था भरतनाट्यम इस शैविज़म के जी, ठीक है। बुद्धिज़्म जो है उसको दिखाने वाला एक हम डांस सीखते हैं, चम डांस। कौन सा, चम डांस। ये चम डांस एग्जाम में आया कि चम डांस रिलेटेड टू टैस बुद्धिज़्म जी, किसके लिए, बुद्धिज़्म से रिलेटेड ये हमारा जी, ठीक है जी। तो इसका आंसर आएगा शैविज़्म जी। बहुत ईजी क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शायद ही हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ठीक है। विच द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। मतलब हमें बताना है कि जो आर्टिकल के हमें ऑप्शन दिए गए इंडियन, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो हमें बता देगा सिटीजनशिप वाले आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है। आप लोगों ने अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स पढ़े हैं तो आपने पढ़ा होगा कि पहला जो पार्ट्स है वो इंडिया और उसकी टेरिटरीज़ के बारे में जी, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है वो हमारा है सिटीजनशिप वाला जी, ठीक है। तीसरा फंडामेंटल राइट का, और फोर्थ है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर फर्स्ट 1 से लेकर 4 आर्टिकल आते हैं जी, जो यूनियन और इसकी टेरिटरीज़ के बारे में है। 5 से जो 11 आर्टिकल्स होते हैं वो होते हैं सिटीजनशिप के बारे में। इसका आंसर मतलब मरेगा हमारा सेकंड वाला जी, आर्टिकल 5 to 11। 2 to 4 का तो कोई रिलेशन है नहीं जी, ठीक है। 25 to 31 का भी नहीं है, और 15 to 21 ये अलग से एक्चुअली में रिलेशन बन गया डियर, ठीक है। कोई पर्टिकुलर रिलेशन भी नहीं बन रहे हमारे जी। ऑप्शन ही एक 5 to 11 है जी। बाकी जो ऑप्शन बनने चाहिए हमारे पास, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट होते हैं डियर, जो 12 से लेकर 35 तक होते हैं, उसमें 4 पार्ट बनते हैं डियर हमारे जी, ठीक है। एक बनता है 14 से 18 तक का, ठीक है। एक बनता है 19 से लेकर 22 तक का जी, ठीक है। एक बनता है 23 से लेकर 24 तक का जी, ठीक है। एक बनता है 25 से लेकर 28 तक का जी, और लास्ट वाला बनता है 29 से लेकर 30 तक का जी, ठीक है। ये वाले हमारे होते हैं फंडामेंटल राइट्स जी। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा राइट किसके अंदर आएगा, ये है इक्वालिटी के लिए जी, ध्यान रखना। 14 to 18 है इक्वालिटी के लिए, ई वर्ड्स याद रखना इसको, ठीक है। 19 to 20 जो हमारे होते हैं 22 तक वो होते हैं एक्चुअली में फ्रीडम के लिए, ठीक है। ये अगर ई ध्यान का रखना है, जैसे 14 to 18 में ई आ गया ना, 19 20 एफ मतलब किसके लिए डियर, फ्रीडम के लिए, ई मतलब इक्वालिटी के लिए जी, ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा। 13 23 और 24 है एक्सप्लॉयटेशन के लिए जी, ठीक है। ये दोबारा ई आ गया, EFE इक्वालिटी, फ्रीडम और एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। 25 से 28 जो होते हैं रिलीजन्स के बेस पे होते हैं, रिलीजन्स का जो फ्रीडम होती है उनके ऊपर बेस होता है डियर। तो हम लोग कह सकते हैं जो 28 तक हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं वो होते हैं EFER। ई के लिए इक्वालिटी, एफ के लिए फ्रीडम, ई के लिए एक्सप्लॉयटेशन और आर के लिए डियर रिलीजन्स। बस आपको ये आर्टिकल ध्यान रखने हैं 14 to 18, 19 22, 23 24, 25 28 तक जी, ठीक है। इससे आप लोग आने वाले क्वेश्चंस भी जल्दी कर पाओगे। क्वेश्चन आएगा रिलीजन से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं वो किसके अंदर लाई करेंगे, हमें पता 25 से लेकर 28 तक लाई करते हैं डियर जी, ठीक है जी। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे जी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बस आज की क्लास में डियर हमें यही करना था। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आप जो होगी जीके आसान होगी डियर। अब आप लोग डेली अगर ऑप्शंस के थ्रू जीके करने लग जाओगे ना तो एक अलग ही आपके अंदर ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट आएगा डियर। आप लोग पता लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनाए, ठीक है। और एक बार एक वीडियो देखोगे और एक बार आप खुद उसको कॉपी में लिखोगे और उसको रिवाइज करोगे ना, डेफिनेटली जो क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस हुए डियर वो सब के सब लगभग आपको याद हो जाएंगे, ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में हमें यही डिस्कस करना था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।